नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प जंगल की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये बड़ी ही चालाकी से हमें दिखाती है कि तानाशाही असल में कैसे काम करती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और सबसे जरूरी बात, लोकतांत्रिक सहमति की असली ताकत क्या होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अहम सवाल पर गौर करते हैं। आखिर क्या होता है जब एक धोखेबाज और चालाक भेड़िया सिर्फ 5 दिन के लिए जंगल का राजा बन जाता है? सुनने में अजीब लग रहा है ना? पर यहीं से एक बहुत ही रोमांचक कहानी की नींव पड़ती है। एक ऐसी कहानी जिसमें छल कपट है, गहरी साजिशें हैं और एक बहुत ही शानदार राजनीतिक तख्तापलट भी। आइए गहराई से समझते हैं कि ये पूरा खेल कैसे रचा गया। तो कहानी का पहला अध्याय है धोखे का जाल। अब देखिए ये पूरा फसाद शुरू कैसे हुआ। जंगल के असली राजा शेर सिंह को गद्दी से हटाने के लिए 2 बिल्कुल सफेद झूठ बोले गए। पहला झूठ ये कि पड़ोसी बाघ राजा गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें तुरंत शेर सिंह की जरूरत है। और दूसरा झूठ ये बुना गया कि भेड़िए को एक जानलेवा बीमारी है और उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ एक बार राजा बनने की है। इन्हीं दोनों झूठों ने एक बहुत ही गहरी साजिश को जन्म दिया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि शेर सिंह को लगा कि वो एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। मतलब उसे लगा कि वो अपने घायल दोस्त की मदद भी कर लेगा और एक मरते हुए जानवर की आखिरी इच्छा भी पूरी कर देगा। एक नेक काम, है ना? लेकिन इसी नेक काम के चक्कर में उसने समझदार भालू की उन गंभीर चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिसका भारी खामियाजा आगे चलकर पूरे जंगल को भुगतना पड़ा। और फिर उसने पूरे 5 दिनों के लिए अपनी पूर्ण सत्ता भेड़िए को सौंप दी। अब ये संख्या 5 देखने में भले ही बहुत छोटी लगे, मतलब सिर्फ 5 दिन ही तो हैं, लेकिन आगे चलकर ये साबित हुआ कि जंगल की आज़ादी को पूरी तरह से तबाह करने और एक क्रूर व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये 5 दिन काफी थे। यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे अध्याय की, तानाशाह का उदय। यह टाइमलाइन बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शाती है कि भेड़िए ने कितनी तेजी से अपना रंग बदला। देखिए, पहले दिन वो राजा बना, दूसरे ही दिन उसने बॉर्डर कंट्रोल यानी सीमा नियंत्रण का नियम लागू कर दिया कि कोई भी उसके द्वारा बताए गए घुसपैठिए के बिना जंगल में नहीं आ सकता। तीसरे दिन उसके साथियों ने अंधाधुंध मनमाना शिकार करना शुरू कर दिया, जिस पर कोई रोक टोक नहीं थी। और चौथे दिन तक आते आते उसने दक्षिण वाली नदी पर अपना पूरा एकाधिकार घोषित कर दिया। सत्ता का नशा सच में बहुत तेजी से चढ़ रहा था। सत्ता के नशे में चूर भेड़िए का घमंड यहां साफ छलकता है। उसने खुले ऐलान कर दिया कि ये नदी सिर्फ मेरी है, इससे मुझे राजा होने का एहसास होता है। इसी अहंकार में आकर उसने रात के समय पानी पीने आए एक मासूम और प्यासे हिरन को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था। बिल्कुल सच कहा गया है। ये अधिकार के चरम दुरुपयोग का एक जीता जागता उदाहरण था। तो तानाशाही आखिर है क्या? ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां किसी एक व्यक्ति का पूर्ण शासन होता है, मनमाने नियम बनाए जाते हैं और सामूहिक अधिकारों को बेदर्दी से कुचल दिया जाता है। भेड़िए के कदम पूरी तरह से इसी परिभाषा से मेल खाते हैं। ये साफ दिखाता है कि जब किसी एक को बिना किसी रोक टोक के सत्ता मिल जाती है तो आम जनता को कितनी भयानक पीड़ा झेलनी पड़ती है। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, जंजीरों में जकड़ा राजा। यहां आकर कहानी में एक बहुत ही कड़वी विडंबना देखने को मिलती है। शेर को पता चलता है कि बाघ कभी घायल था ही नहीं। ये सच्चाई जानकर वो भागकर वापस जंगल की सीमा पर आता है, लेकिन पहरेदार उसे उसी नए अनुमति वाले कड़े नियम का हवाला देकर रोक देते हैं और फिर असली राजा को ही घुसपैठिया बताकर उसी के जंगल में कैद कर लिया जाता है। जाल अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब जरा सोचने वाली बात है, आखिर कैसे एक असली राजा को उसी के जंगल में उसी के सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है? ये एक ऐसा चौंकाने वाला पल है जो ये साबित करता है कि जब डर के साए में मनमाने कानून लागू किए जाते हैं तो वफादारी और नियम कानून कितनी जल्दी हवा हो जाते हैं। खैर, अब बारी है चौथे अध्याय की, गधे का मास्टर प्लान। गधा कैद में पड़े शेर के पास जाता है और बड़ी बेबाकी से कहता है, मैं यहां आपको दिलासा देने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने आया हूं कि आंख बंद करके भरोसा करने का अंजाम क्या होता है। गधा साफ साफ बताता है कि उसने शुरुआत में भेड़िए का साथ सिर्फ इसलिए दिया था ताकि वो शेर को शासन के बारे में एक बहुत जरूरी, गहरा और कड़ा सबक सिखा सके। और बस यहीं से शुरू होता है पलटवार का असली खेल।
गधा एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक चाल चलता है। वो घबराए हुए भेड़िए को यकीन दिलाता है कि जंगल में एक बहुत बड़ी बगावत होने वाली है। फिर वो सुझाव देता है कि अगर शेर सिंह को वापस राजा बना दिया जाए तो जनता शांत हो जाएगी। लेकिन भेड़िए को फंसाने के लिए गधा एक सर्वोच्च राजमंत्री का पद बनाने का प्रस्ताव भी रखता है। राजमंत्री यानी किंग मेकर, एक ऐसा सर्वोच्च मंत्री जिसके पास किसी भी राजा को नियुक्त करने, नियंत्रित करने या हटाने का पूरा अधिकार हो। गधा भेड़िए से वादा करता है कि ये सबसे शक्तिशाली मनगढ़ंत पद उसी को मिलेगा, और ये सुनकर भेड़िया इतना खुश हो जाता है कि वो आधिकारिक ताज वापस शेर को सौंपने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। जाल अब पूरी तरह से बिछ चुका था। सत्ता के लालच और खुद को सबसे सुरक्षित समझने के गहरे भ्रम में अंधा होकर भेड़िया गधे के बिछाए हुए राजनीतिक जाल में एकदम सटीक तरीके से फंस जाता है। उसे लगता है कि सत्ता की असली डोर उसी के हाथ में है। और इस तरह हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी अध्याय पर, लोकतंत्र का सवेरा। देखिए, नियम बनाने या बिगाड़ने का हक सिर्फ राजा को होता है। इसलिए जैसे ही शेर को अपना राजकाज और सत्ता वापस मिलती है, वो तुरंत भेड़िए के उस नए राजमंत्री पद को ही जड़ से खत्म कर देता है। भेड़िए से सारी ताकत छीन ली जाती है, उसे एक साधारण नागरिक घोषित किया जाता है और उसी की बनाई हुई कैद में डाल दिया जाता है। ये एक ऐसा कानूनी चेकमेट था जिसका भेड़िए के पास कोई जवाब ही नहीं था। इस पूरी कहानी का सबसे अहम संदेश असल में ये है कि कैसे एक व्यवस्था जहां सारी शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है और संपूर्ण विनाश का खतरा बना रहता है, वो एक ऐसे सिस्टम में बदल जाती है जो सामूहिक विचार और सहमति पर टिका होता है। ये बदलाव एक तानाशाही से लोकतंत्र की ओर जाने के सफर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाता है। शेर का अंतिम फैसला हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। उसने कहा कि पूर्ण सत्ता अब किसी एक शासक के पास नहीं रहेगी, ये सभी जानवरों के विचारों और समर्थन पर निर्भर करेगी। ये इस बात का एहसास है कि सच्चा और टिकाऊ अधिकार किसी एक व्यक्ति की सनक से नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सहमति और समर्थन से पैदा होना चाहिए। अब जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर समाप्त हो रहा है, ये अंतिम विचार गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी एक व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने वाली व्यवस्थाएं हमेशा तानाशाही का जोखिम उठाती हैं? और क्या सामूहिक सहमति ही एकमात्र सच्चा और सुरक्षित बचाव है? सत्ता की असली चाबी हमें